जो इससे पहले हमने कल पढ़ा है, थोड़ा सा उसका समरी आप देख लें कि कल आपने क्या पढ़ा है। यूनिट नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से कल आपने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पार्टिकल पढ़ा था। और इसके अलावा आपने कूलम का पढ़ा था। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में आपने मल्टीपल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जिसमें से एक प्रॉपर्टी, पहली बात ये आपने पढ़ी थी कि चार्ज एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फर्स्ट ये था कि चार्ज एग्जिस्ट करता है, चार्ज का वजूद है। और चार्ज कहाँ एग्जिस्ट करता है? मास पार्टिकल्स के ऊपर एग्जिस्ट करता है, यानी वो पार्टिकल जो भी मास रखते हैं उन पे एग्जिस्ट करता है। और लेकिन लाजमी नहीं है कि हर मास पार्टिकल जो है वो उसके ऊपर चार्ज हो। चार्ज पार्टिकल हमेशा मास पार्टिकल होगा। मिसाल के तौर पे प्रोटॉन, इसका मास होता है, इसके ऊपर चार्ज भी होता है। इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर मास होता है, ये मास मास वाला पार्टिकल, लेकिन इसके ऊपर चार्ज भी होता है। न्यूट्रॉन, इसका मास होता है लेकिन इसका चार्ज नहीं होता। ठीक है, चार्ज को हम इधर काट देते हैं। इसका मास होता है और चार्ज होता है, इसका भी मास होता है और चार्ज भी होता है। फिर हमने दूसरी बात ये पढ़ी थी कि चार्ज दो तरह की टाइप में एग्जिस्ट करता है। वन इज कॉल्ड पॉजिटिव, इसका हमने नाम रखा हुआ है, और वन इज कॉल्ड नेगेटिव। और जो पॉजिटिव है, इसके बाद हमने पढ़ा था पॉजिटिव कहाँ पे लाई करता है? प्रोटॉन के ऊपर। पॉजिटिव किससे ताल्लुक रखता है? प्रोटॉन के ऊपर। नेगेटिव किससे ताल्लुक रखता है? न्यूट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। इसके बाद हमने पढ़ा था कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करता है। रिपेल करने से मुराद है एक दूसरे को दूर दिखा देते हैं। और इसके बाद हमने पढ़ा था अपोजिट चार्ज होते हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव होगा या नेगेटिव पॉजिटिव होगा, ये अगर करीब आएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के करीब जाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव लिख देते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज हमने पढ़ा था कि सबसे कम जो चार्ज है, सबसे बुनियादी जो चार्ज है, उसकी वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इसका यूनिट है, और इसकी जो वैल्यू है, सबसे कम चार्ज की वैल्यू है, वो है ये है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, यानी ऑन इलेक्ट्रॉन, ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। एंड प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये भी इधर इसका ये यूनिट है कूलम की, सी कैपिटल लिखते हैं। ये पॉइंट नंबर 6 था कि सबसे कम चार्ज की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 है। इससे कम चार्ज नहीं होता अभी तक जो आपका सिलेबस है। 7 नंबर पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट था जो आपके लिए, कि Q इज इक्वल टू एन ई लिखते थे हम इसको, एंड इसकी स्टेटमेंट थी चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज हमारे पास क्या है? क्वांटाइज्ड है। तो Q इज इक्वल टू एन ई के मुताबिक चार्ज हमारे पास जब क्वांटाइज्ड होगा तो हमारे पास या तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होगा, या अगर एक इलेक्ट्रॉन की, एक प्रोटॉन की वजह से, और अगर टू प्रोटॉन की वजह से होगा, यानी टू पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगा, 3.2 × 10⁻⁻19 होगा। इसके दरमियान कोई चार्ज की वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करेगी। ये 7 हमने पॉइंट पढ़े थे कि चार्ज की जो क्वांटिटी है वो क्वांटाइज, यानी थोड़े थोड़े फासले के बाद बढ़ती है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि एक प्रोटॉन हो और आधा प्रोटॉन हो और यानी 1.5 गुना चार्ज हो जाए।
या ऐसा नहीं हो सकता कि एक प्रोटॉन हो और दूसरा प्रोटॉन जो है 0.25 हो तो 1.25 चार्ज हो जाए, ऐसा नहीं होगा। या 1.6 होगा या 3.2 × 10⁻19 होगा। ये पॉइंट नंबर 7 था। यार ये हमारा चार्ज के बारे में हमने पढ़ा, जो कि मैंने अभी समरी में रिवाइज भी करा दिया। कूलम लॉ के बारे में हमने पढ़ा था कि जब जो चार्ज पार्टिकल हैं, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, चाहे वो नेगेटिव नेगेटिव हैं, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो रिपेल कर रहे हैं। और इसके बाद आपके पास अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं जो कि अपोजिट हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब ये अट्रैक्ट कर रहे हैं तो अट्रैक्ट करते हुए लोग को लाजमी बात है कोई ना कोई फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। इधर भी कोई ना कोई फोर्स लग रही है एक दूसरे के ऊपर, इधर भी फोर्स लग रही है एक दूसरे के ऊपर, इधर भी फोर्स लग रही है एक दूसरे के ऊपर। तो जब ये फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स की क्वांटिटी कितनी है ये हमें कूलम लॉ डिफाइन करता है। कूलम ने कौन सा ऑपरेटर यूज किया था? टॉर्शन बैलेंस यूज किया था। टॉर्शन बैलेंस की मैं से मालूम किया था, और कूलम की जो कूलम का ड्यूरेशन है वो 1736 to 1805 था, जो हमने कल लिखा था। ये दो ऑब्जेक्टिव के लिए ज़रूरी है इसलिए लिख रहा हूँ। फिर हमें कूलम ने कैसे बताया? कूलम ने कहा था कि वो फोर्स जो है वो इन दोनों की चार्ज की क्वांटिटी से पहले हम प्रोपोर्शनल में कर लेते हैं। दोनों के प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड दोनों के चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1/r²। दोनों के डिस्टेंस के, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा ना, इस वक्त इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है वो r है। तो इस r डिस्टेंस जो इन दोनों चार्ज पार्टिकल के दरमियान डिस्टेंस है, इसी तरह जो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो चार्ज की जो फोर्स है वो फोर्स कम होती जाएगी। और किस रिलेशनशिप से कम होगी? 1/r² से। इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि F इज इक्वल टू होता है, या इसको कंबाइन कर लेते हैं, Q1 Q2/r²। और इसके बाद प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए हम लिखेंगे कि Q1 Q2/r²। यहाँ पर ये जो वैल्यू k है, k की वैल्यू हमारे पास ये कांस्टेंट है, k की वैल्यू हमारे पास है 9.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ और इसका यूनिट क्या होगा? फोर्स। इसको इधर मल्टीप्लाई करें और q को इधर डिवाइड करें तो इसका यूनिट हमें पता लग सकता है। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। चार्ज और r उधर जाके मल्टीप्लाई होता है तो मीटर स्क्वायर आ जाता है, और q इधर डिवाइड होता है तो पर कूलम स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। यहाँ तक जो है ना हमने कल डिस्कस किया था। इसके बाद एक टर्म डिफाइन की थी, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज में क्या है कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक ये पॉजिटिव चार्ज है, एक ये नेगेटिव चार्ज है। इन दो पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स में इनके दरमियान कोई डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस r है। और इस चार्ज का ये लाजिम बात है या प्रोटॉन से बना हुआ है, ये वाला जो है वो पॉजिटिव प्रोटॉन से बना हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। तो जो प्रोटॉन से बना हुआ है उसका प्रोटॉन का रेडियस ऑफ प्रोटॉन, और जो इसका रेडियस होगा ना कोई, और जो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है उसका रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो है रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज वेरी वेरी लेस देन डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है इधर से इधर तक, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस का से काफ़ी ज़्यादा कम है रेडियस ऑफ प्रोटॉन। इस तरह रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लेस देन r। तो हम क्या करते हैं, इसके साइज को इग्नोर कर देते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के साइज को, और हम इन दोनों को सो वी consider them as point charge। और पॉइंट होता क्या है? आपके पास पॉइंट होता है जिसकी x डायमेंशन जो है वो 0 होती है, y डायमेंशन 0 होती है एंड z डायमेंशन 0, इसे पॉइंट कहते हैं। तो जब हम उसको इग्नोर कर देते हैं, व्हेन r रेडियस ऑफ प्रोटॉन को हम कहते हैं कि अप्रोचेस टू 0 है, तकरीबन 0 के करीब है, यानी बहुत छोटा है,
रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन अप्रोचेस टू 0 यानी बहुत छोटा है। किसके इन कंपैरिजन टू आर, यानी उन दोनों के डिस्टेंस के आगे देखते हुए बहुत छोटा है। तो इस वक्त इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस बहुत छोटा है, इस वजह से क्या होगा कि आपके पास आर पी और आर ई निगलेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ तक जो है ये हमने कल डिस्कस किया था, ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन है तो अभी चैट में पूछ सकता है। आप पब्लिक चैट में इसके जो कंफ्यूजन है पूछ सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। एवरीवन चैट में आपने लिखना है, पर्सनल होस्ट चैट में आपने नहीं लिखना। अच्छा, अब इससे आगे स्टार्ट करते हैं। ये पेज नंबर 5 है आपकी बुक का। फ्रॉम पेज नंबर 5 केपी के बुक है, जो ये केपी के बोर्ड पब्लिशर की तरफ से बुक है, और पेज नंबर 5 पे ये स्टार्ट होता है। कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। टॉपिक का नाम आप अपने पास नोट कर लें। वेक्टर फॉर्म में ये कूलम लॉ कैसे वर्क करेगा या कैसे हम लिखेंगे, ये आपका टॉपिक है आज। कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या है कि आपके पास सबसे पहले इसमें लेबल इंपॉर्टेंट है। आपने डायग्राम को लेबल कैसे किया, ये पॉजिटिव है, ये फोर्स को लेबल किया F21, इस फोर्स का नाम आपने रख दिया। अभी मैं इसको एग्जैक्टली एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे होता है। ये कल मैंने बना के भी आपको दी थी कल के लेक्चर में, तो अगर किसी बच्चे ने वो लेक्चर नहीं लिया तो वो देख सकता है। और ये क्योंकि मैंने यूट्यूब पे भी कल अपलोड कर दिए थे तो उसमें से भी आपको हेल्प हो सकती है। सारे लेक्चर नहीं किए जा सकते हैं, सब लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग नहीं होती है, इसलिए कोशिश किया करें कि क्लास में ज्वाइन किया करें, क्योंकि बाद दफ़ा लेक्चर रिकॉर्ड नहीं होता किसी वजह से, तो फिर वो आपको नहीं मिल सकेगा। ये कल मैंने लेबल कर दिया था कि ये एक चार्ज पार्टिकल है Q1, ये चार्ज पार्टिकल Q2, इसका नाम हमने Q1 रख दिया और इसका नाम Q2 रख दिया। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस R है, और इसमें इस F को इधर जो फोर्स लग रही है इस चार्ज Q1 के ऊपर, वो F21 है। ये मैंने जो केस बनाया ये फॉर रिपेल के लिए बनाया है कि रिपेल में क्या होगा। अगर अट्रैक्शन के लिए बनाऊंगा तो वो कैसे बनाऊंगा कि एक पॉजिटिव रख लूंगा, एक नेगेटिव रख लूंगा, और ये इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन में होगी। और इसमें आर यूनिट वेक्टर तो वही रहेगा जो पहले है, यानी जो डायरेक्शन ऑफ आर है, क्योंकि आर यहाँ से यहाँ तक है तो वो तो सेम रहेगा, उसमें तो चेंज नहीं आएगा। लेकिन आर यूनिट वेक्टर जो है ये आ गया। अच्छा, ये डायग्राम को जो है ना देखें, मैं चाहता हूँ डायग्राम आप अपने पास अगर पेज पे छोटी सी बना के या अपने जहन में रख लेना, तो ये आपको जो है ना पेज पे बना लें तो आपको बड़ी इजीली याद हो जाएगी। लेकिन जिस बच्चे को थोड़ी सी मेमोराइजेशन अच्छी है वो ज़रा जहन में रख ले कि Q1 Q2 हमने लिख लिया है,
एक केस में हम रिपेल करा रहे हैं। और इसमें जो याद रखने वाली बात है, देखिए हम इसको F2 F1 रख लें और इस को F1 2 रख लें, ये आपने बात याद रखनी है, अभी आगे यूज होगी। ये डायग्राम जो है ना आप अगर बना लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ी सी आपको जो है ना वो मैं आपको 2-3 मिनट देता हूँ, आप ये ज़रा डायग्राम को ज़रा अच्छी तरह देख लें और बना लें, और मैं साथ में आगे भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ पॉइंट चार्ज का इस दौरान, ताकि जितनी देर में आप लोग ये डायग्राम बना रहे हैं। पॉइंट चार्ज हम लेने की वजह ये होती है कि हमारे पास जो चार्जेस होते हैं वो स्फेरिकल कंसिडर होते हैं। अगर हम डीपली जाएं, हम अगर थोड़ा सा डीपली देखें तो ये चार्ज एक पॉइंट नहीं है, बल्कि ये स्फेयर है। एक इलेक्ट्रॉन एक स्फेयर है, वो एक स्फेयर की तरह का, एक प्रोटॉन एक स्फेयर की तरह का। तो हमें जो स्फेयर की तरह का चार्ज है तो हम उसको स्फेयर की तरह से डील करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है उसका चार्ज, अभी तक हम ये डिस्कस नहीं कर रहे कि चार्ज उसकी सरफेस पे है या चार्ज उसके सेंटर पे है, ना ही हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोटॉन का चार्ज सरफेस पे है या सेंटर पे है, या अगर सेंटर पे है तो कितने पोर्शन सेंटर पे है और सरफेस पे कितने पोर्शन है, या सरफेस पे है तो सरफेस पे कितने परसेंट है, सेंटर पे कितने। हम कह रहे हैं एज अ होल वो एक पॉइंट चार्ज है, यानी वो एक पॉइंट है जिसकी हम डायमेंशन को इग्नोर करके इस डिस्कशन में नहीं जाना चाहते कि उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कहाँ पे होता है, सेंटर में होता है या सरफेस पे होता है या सरफेस से सेंटर के दरमियान कहीं पे होता है। ये वजह जब जिस फैक्टर को हम टेम्परेरीली इग्नोर कर रहे हैं, जिस वजह से इस फैक्ट को क्योंकि हम टेम्परेरीली इग्नोर कर दिया, इस वजह से हम उसको एज अ पॉइंट चार्ज डील करेंगे और हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि प्रोटॉन इज अ पॉइंट एंड इलेक्ट्रॉन इज अ पॉइंट, और इन दो पॉइंट्स की वजह से चार्ज जनरेट हो रहा है। पे बुक में पेज नंबर 5 पे है, इन ऑर्डर टू शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, की डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है हमने क्योंकि शो करनी है, वी यूज यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज पार्टिकल, इसलिए हम जो है वो हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। किस लाइन के अगेंस्ट यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, यानी ये Q1 है, ये पॉजिटिव हमने Q1 लिया, ये भी पॉजिटिव हमने Q2 लिया। तो जो इन दोनों को लाइन ज्वाइन कर रही है, वो लाइन जो ज्वाइन करती है इसको हमने कहा ये डिस्टेंस R है, और इस लाइन ज्वाइन करने वाली को हम यूनिट वेक्टर लेते हैं कि ये R12 है, ये यूनिट वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू Q2 की तरफ है। जब हमने डायरेक्शन डिटरमाइन कर ली कि हमने Q1 को एज अ रेफरेंस चूज कर लिया फॉर टेकिंग द डायरेक्शन, हमने Q1 को चूज किया है, यानी ओरिजिन हमने किसको बनाया है, Q1 को, कि Q1 से हम डायरेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। हम अब Q1 को देखते हुए बाकी सबकी लोकेशन देखेंगे। तो अब ये ज़रा गौर से समझना पड़ेगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमने F21 जो है Q1 के साथ लिखा हुआ है, और F12 जो है Q2 के साथ लिखा हुआ है। ये गलती नहीं करनी है कि आप जो है वो F12 Q1 के साथ लिखते हैं। और नंबर 2 बात यह है कि हमने रेफरेंस जो है वो Q1 को बनाया है, कि यानी हमने Q1 से एक पॉइंट लिया है जिससे हमने जिस एक लाइन स्टार्ट किया है जिसको हमने Q2 की तरफ मिलाया, जो कि डिस्टेंस R को जाहिर करती है, और Q1 की तरफ से एक हमारा वेक्टर जा रहा है, किसकी तरफ वेक्टर जा रहा है, Q2 की तरफ, जिसको हम यूनिट वेक्टर कह रहे हैं और R12 कह रहे हैं। यानी R12 Q1 से Q2 की तरफ जाने वाली लाइन का यूनिट वेक्टर है, और F21 जो है Q1 के ऊपर लगने वाली फोर्स है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इससे आगे अगर हम देखें तो F एक इक्वेशन बनेगी F21, यानी जो Q1 के ऊपर फोर्स लग रही है वो इक्वल टू हो जाएगी, या वेक्टर फॉर्म में मैंने कहा था मैं लिखूंगा बाद में, तो ये मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखते हुए F के ऊपर एरो लगा रहा हूँ कि वह वेक्टर है, ये R के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर एंड R यूनिट वेक्टर 1 2। ये मैंने एक स्टेटमेंट लिख ली, ये मैंने बताया कि F ऑफ 21 की जो है वो हमारे पास डायरेक्शन क्या है, और F ऑफ 21 हमारे पास F of 21 जो है वो हमारे पास कैसे मालूम होगा, जो किस पे लग रही है फोर्स, Q1 पे जो फोर्स लग रही है, ये हमने R12 के अगेंस्ट हमने नोट कर ली। अब इसको जरा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर लाइक चार्जेस द प्रोडक्ट Q1 Q2 विल बी पॉजिटिव, क्योंकि लाइक चार्जेस हैं, Q1 के साथ भी पॉजिटिव आएगा, Q2 के साथ भी पॉजिटिव आएगा अगर प्रोटॉन प्रोटॉन है, और अगर Q दोनों इलेक्ट्रॉन होते तो दोनों के साथ नेगेटिव आता, यानी अगर हम यूं होता हमारे पास नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होता, दोनों के साथ नेगेटिव आता तो नेगेटिव 1.6 आता, इधर से भी नेगेटिव 1.6 आता, और नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर पॉजिटिव हो जाता। तो नेगेटिव नेगेटिव जब कैंसिल होकर पॉजिटिव हो जाता
तो उस वक़्त भी हमारे पास ये एज़ अ होल ये यूनिट एज़ अ होल पॉज़िटिव रहता। तो क्योंकि ये इसने पॉज़िटिव ही रहना था फॉर एनी केस, अगर अगर ये आपस में रिपेल कर रहे हों तो उस सूरत-हाल में ये पॉज़िटिव रहेगा। तो क्योंकि उस टाइम ये पॉज़िटिव रहेगा तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको अभी हमने पॉज़िटिव डिनोट कर लिया। वो पॉज़िटिव डिनोट करते हुए जब ये पूरी टर्म पॉज़िटिव होगी तो ये एक और चीज़ को भी इशारा देगी कि ये इनके दरमियान जो है ना, क्योंकि ये पूरी टर्म पॉज़िटिव है, यानी इसमें नेगेटिव साइन नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि ये रिपल्शन है। यानी अगर कहीं फ़ॉर्मूला लिखा हुआ है और उसमें आपके पास लिखा हुआ है तो वहाँ पर अगर पॉज़िटिव साइन के साथ है तो उसका मतलब वो रिपेल हो रहा है, क्योंकि अगर पॉज़िटिव हो तो तब भी पॉज़िटिव आता है और नेगेटिव हो तब भी पॉज़िटिव आता है। तो पॉज़िटिव होना ये भी साबित करता है कि ये रिपल्सिव फ़ोर्स है। F21 इज़ द रिपल्सिव फ़ोर्स। सिमिलरली इसके बाद नेक्स्ट लाइन से आप देखें, अगर सिमिलरली फॉर अनलाइक चार्जेस प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। अगर अनलाइक चार्जेस हों, यानी Q1 Q2 जो है आपके पास एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, जैसे मैंने केस बी बनाया हुआ है, तो वो इस सूरत हाल में हमारे पास जो है वो ये टर्म जो है वो नेगेटिव आ जाएगी। फिर हमारे पास इस पूरे अगर नेगेटिव केस में लें, यानी ये वाले इस डायग्राम के लिए बनाऊं, तो F(21) इज इक्वल टू नेगेटिव के Q1 Q2 बाई आर स्केयर R12, ये हमारे पास आएगा। तो ये अपने ध्यान में रखने की, अगर नेगेटिव आए वो अगर दोनों रिपल्सिव होंगे तो फिर नेगेटिव आएगा, अगर दोनों अट्रैक्टिव है तो पॉजिटिव आएगा, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव आएगा और रिपल्सिव है तो वो पॉजिटिव आएगा। ये हमारे पास जो है ये यहाँ तक हमारे पास इसके साइन की कन्वेंशन भी क्लियर हो जाती है। अच्छा अब एक और चीज़ ज़रा समझ लें कि वहाँ पर हम क्या करेंगे कि वहाँ पे हम रिपल्सिव फोर्स को F(1) 2 से डिनोट करेंगे। ये मैं अभी आगे वो उस केस को अलहदा से लिखता हूँ तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि F(1) 2 में और F(2) 1 में क्या डिफरेंस होगा। और अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक यूनिट वेक्टर है जिस यूनिट वेक्टर का नाम R(2) 1 है, तो वो उसकी डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होगी, ये होगी। R(2) 1 का मतलब ये होगा कि वो +2 किस तरफ जा रहा है, Q2 से Q1 की तरफ जा रहा है। तो R(1 2) अगर Q1 से Q2 की तरफ जा रहा है तो R(2 1) जो है वो Q2 से Q1 की तरफ जा रहा है, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है। यानी वो इस तरह भी लिख सकते हैं, R(1 2) वेक्टर जो है वो इक्वल टू नेगेटिव R(2 1) के, यानी एक दूसरे की डायरेक्शन अपोजिट है, क्वांटिटी इक्वल है तो R ही डिस्टेंस है। अब एक चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है, जब हमने R(2 1) भी डिफाइन कर दिया क्या है, R(1 2) भी डिफाइन कर दिया, अब हमारे पास एक चीज़ डिफाइन करनी है कि अगर हमारे पास हमने डिटरमाइन करना हो फॉर F(1 2), अब मैंने जैसे आपको कहा था अभी लिख दूंगा, इसकी वैल्यू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर होगी और ये R यूनिट वेक्टर 2 1 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर F(2 1) रिप्रेजेंट किया था विद रिस्पेक्ट टू R(1 2), इसी तरह से F(1 2) रिप्रेजेंट करेंगे विद रिस्पेक्ट ऑफ R(2 1) से। अब इन दोनों को मैं कंपेयर करके एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इन दोनों में हमने ये डिफरेंस क्यों क्रिएट कर रहे हैं, और पहले इसकी टर्मिनोलॉजी को देख लें। ये F(1 2) जो है वो कौन सी फोर्स को डिनोट करता है और F(2 1) किस फोर्स को डिनोट करता है, ये जरा समझ लें। ये जो है ना F(1 2), ये मैं लिख भी रहा हूँ इधर साथ साथ, ताकि जब आपके पास कॉपी आए तो आपको पता हो। शो द फोर्स ऑन Q1, किसके ऊपर फोर्स को जाहिर करता है, Q1 पे। शोज द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ज़्यादा मुनासिब है कि यहाँ पे मैं चार्ज का लफ्ज़ यूज़ कर लूँ।
और इधर क्या आएगा, Q2 Q2 चार्ज Q1। ये आप देखें, इसको जरा अब जरा क्लियरली आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या सारा मामला है। ये बेशक हमने वेक्टर F21 जो है Q1 के साथ लगाया, लेकिन Q1 हमें ये बताता है कि ये Q1 के साथ हमने बेशक ये वेक्टर लगाया, लेकिन ये जो है रिप्रेजेंट करता है कौन सी फोर्स को, जो Q2 पे लग रही है। किसकी वजह से, Q1 की वजह से। यानी Q1 की वजह से जो Q2 पे फोर्स लग रही है, ये उसको जाहिर करता है। यानी इस पे ऊपर जो फोर्स लग रही है, ये उसको जाहिर करता है। ये जो फोर्स हम F21 का वेक्टर लिखते हैं, ये Q2 पे लगने वाली फोर्स के बारे में लिखते हैं। अच्छा, ये अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगी काफी बच्चों को कि ये जो है, हमने इतना बजाय कि हम Q1 के पास लिखने के, हम Q2 के पास क्यों नहीं लिख देते। तो यूं भी हम लिख सकते हैं कि रिपल्सिव फोर्स के सूरत हाल में, यानी अगर रिपल्सिव फोर्स है तो हम इधर भी F21 लिख सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में उसने इसी तरह से डिनोट किया, इसी तरह से आपकी बुक में उसने यूज़ किया टर्मिनोलॉजी को, या उसने रिप्रेजेंटेशन इसी फॉर्म में की है, तो हम इसी फॉर्म में लेके चलेंगे, इवन दो कि वो ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है। यानी मुनासिब यही है कि Q2 के साथ रिप्रेजेंट की जाए, लेकिन जैसे आपकी बुक में लिखा गया, आप डायग्राम को उसी तरह बनाएंगे Q2 पे। लेकिन आप ये साथ में लिख देंगे कि F21 जो है वो शोज द फोर्स ऑन Q2। ये कौन सी फोर्स को जाहिर करता है, जो Q2 पे ड्यू टू चार्ज Q1। अब जब ये फोर्स ऑन Q2 जाहिर करता है ड्यू टू चार्ज Q1, तो उसकी डायरेक्शन किस में है, R12 की तरफ है। ये यहाँ से देखें, R12 की तरफ उसकी डायरेक्शन थी। यानी वो जो है Q1 से Q2 की तरफ जा रहा था ना, Q1 से Q2 की तरफ जा रहा था। तो जब वो Q1 से Q2 की तरफ जा रहा था, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी फोर्स जस्टिफाई हो जाती है कि आपके पास जो यहाँ पे Q2 की तरफ फोर्स लग रही है, वो आपके पास क्या हो जाएगी, Q2 पे लगने वाली फोर्स किसकी वजह से, Q1 की वजह से लगने वाली फोर्स क्या हो जाएगी, इन द डायरेक्शन ऑफ, इसी डायरेक्शन में हो जाएगी। मैं यहाँ पे अब इसको इसी तरह लिख लेता हूँ, मुझे जो है ना वो ज़्यादा सूट इसी तरह करता है कि मैं इसको इस तरह लिख के आपको समझाऊँ। ये F21, जैसे मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लेबल डायग्राम टॉपिक के साथ आप वही बनाएंगे जो पहले मैंने आपको बता दी है। जब आप वेक्टर फॉर्म में आएंगे तो आप ये बना सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ आप एक को लेबल करेंगे, दो को लेबल नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे आपने F21 लिखा है, तो सिर्फ F21 को लेबल करें, F12 को लेबल ना करें। यानी जो मैंने अभी लेबल किया हुआ है, बस जस्ट इतना लेबल करें। फिर दोबारा डायग्राम बनाएं, फिर आप F12 के हिसाब से लेबल करें, तो वो ठीक हो जाएगी, उस वक्त वो गलती नहीं रहेगी। लेकिन अगर दोनों लिखेंगे तो जो पहले डायग्राम दी गई है उसी तरह बनाएंगे। यानी आपने यहाँ पे लिखना है, ये जो Q2 है, इसके ऊपर लग रही है कोई फोर्स, किसकी वजह से लग रही है, ड्यू टू Q1 लग रही है। तो जिसके ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है वो पहले आएगा, ऑन इसके ऊपर लग रही है, एंड दिस के ऊपर ड्यू टू। ये आप जो है ना अपने पास मार्क करेंगे कि जिसके ऊपर लग रही होती है वो लेटर पहले आता है, और जिसकी वजह से लगती है वो लेटर बाद में आता है। तो ये आपके पास जो है वो फोर्स, ये वेक्टर में अगर सिंगल इस तरह लिखेंगे तो ये ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो चैट में लिख सकता है, मैं इसको दोबारा रिप्लाई कर दूंगा। मैंने कोशिश किया है कि ये आपको क्लियर, ये जो वेक्टर डायग्राम है जैसे इस वक्त आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है एज इट इज, अगर आप नोट कर लें फॉर F21 के, तो ये बिल्कुल ठीक है। डायग्राम भी आपके सामने बनी हुई है, और आपके सामने वेक्टर भी लिखा हुआ है, और आपके सामने यूनिट वेक्टर भी लिखा हुआ है। ये R12 की डायरेक्शन है फ्रॉम Q1 टूवर्ड्स Q2, Q1 से Q2 की तरफ, फ्रॉम Q1 टूवर्ड्स Q2, Q1 से Q2 की तरफ जा रहा है ये वेक्टर। और ये आपके पास जो है आर डिस्टेंस
कितना है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक है। ये आपके पास एफ ऑफ टू वन के लिए मैंने डिटरमाइन कर लिया है। अगर किसी बच्चे ने नोट करना है वो नोट कर सकता है, बाकी नोट्स मैं आपको दे दूंगा। ये इस वक्त एज इट इज यही आप अगर अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए लिखें, जितना मैंने लिखा है इतना ही लिखें, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये आप अपने ये जो मैंने अलहदा से आपको डिटरमाइन किया, ये आपको समझने के लिए मैंने बताया। ये यहाँ तक आप उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आर ऑफ वन टू जो है, यानी यूनिट वेक्टर आर वन टू इक्वल टू नेगेटिव आर टू वन के, ये भी आप नोट कर लेंगे। ये कैसे है कि क्योंकि आर ऑफ वन टू आर टू के एक दूसरे के अपोजिट है, यानी आर वन टू का मतलब है वन से टू की तरफ जा रहा है, आर टू वन के मतलब है आर टू से आर वन की तरफ आ रहा है। अगर हम रेफरेंस चेंज कर लें, क्यू टू को रेफरेंस बना लें, तो फिर आर ऑफ टू वन हो जाएगा। इसके बाद आते हैं, इधर मैं डायग्राम दोबारा बना देता हूँ ताकि आप जो है इसकी डायग्राम अलहदा से नोट कर लें। ये पॉजिटिव बना दिया, ये भी पॉजिटिव बना दिया, ये एक वेक्टर बना दिया है, ये दूसरा वेक्टर बना दिया, यहाँ पे एक लाइन ज्वाइनिंग देम, और यहाँ पे आर ऑफ टू वन यूनिट वेक्टर बना रहा हूँ। ये यूनिट वेक्टर बना दिया, ये क्यू टू है, ये क्यू वन है। और इस वक्त मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ टू वन, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, एफ ऑफ वन टू। ये आप देखें, यहाँ पे अगर सिंगल वेक्टर लिखता हूँ तो ये भी हमारी इधर डायग्राम ठीक हो जाती है। जी अच्छा, ये आपके पास जो है ना क्यू वन क्यू टू, और ये जो है आपके पास डिटरमाइन हो गया है कि ये एफ वन टू। अब ये जरा इसको इस तरह से देखें जरा, ये आर डिस्टेंस जो है इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको कहा जाता है। ये डायग्राम फॉर एफ वन टू बनेगी, यानी एफ वन टू का मतलब है फोर्स और चार्ज क्यू वन पे लगने वाली फोर्स ड्यू टू चार्ज क्यू टू की के ऊपर, क्यू टू की वजह से लगने वाली फोर्स किसके ऊपर, क्यू वन के ऊपर, एफ ऑफ वन टू कहलाती है। और आर ऑफ टू वन की डायरेक्शन किस तरफ है, वो डायरेक्शन है, आर ऑफ वन टू वन की डायरेक्शन जो है फ्रॉम क्यू टू टूवर्ड्स क्यू वन। अच्छा, ये जो आप की कन्फ्यूजन अगर आए कि भी एफ वन टू और एफ टू वन की लोकेशन जो है वो राइटिंग की थोड़ी गलत लग रही है, तो उसमें आप जब लिखते हैं ना कि एफ वन टू है, तो वो आप उसका जो साथ ये नीचे लिखा हुआ होता है ना वन टू, ये डिफाइन कर रहा होता है कि वो किस पे फोर्स लग रही है और किसकी वजह से लग रही है। यानी वेक्टर की कन्वेंशन जो है, यानी वेक्टर की जो डेफिनेशन है वो ये बता रही है कि किस पे लग रही है फोर्स। ये फोर्स है ऑन क्यू वन, और ये बता रहा है कि ड्यू टू क्यू टू। तो ये बता रहा होता है, ये वेक्टर अगर अपोजिट लोकेशन पे इंटर भी है तो वो बता रहा होता है कि वो किस पे फोर्स है और किसकी वजह से फोर्स है। ये उम्मीद है आपने भी नोट कर लिया होगा, ये डायग्राम भी बना ली होगी, और ये आपने साथ साथ याद भी कर लिया होगा। ये वेक्टर का टॉपिक था, यानी ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन थी। यहाँ तक ये कंप्लीट होती है। इसके बाद एक लास्ट थिंग आपने ध्यान में रखनी है कि एफ ऑफ टू वन का, एफ ऑफ ये वेक्टर है, एफ ऑफ वन टू के साथ क्या रिलेशनशिप, ये एक दूसरे के इक्वल तो हैं, लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ये एक दूसरे के इक्वल हैं और एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ये आपके पास अभी तक इसकी वेक्टर की कन्वेंशन थी और ये कंप्लीट हो गई है। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। उसामा शहबाज, अच्छा मैंने बताया ना कि ये
एफ ऑफ 1 2 और एफ ऑफ 2 1 के मैंने ये कन्वेंशन बताई है कि हमारे पास जो आपके बुक में पेज नंबर 5 की मैं पिक्चर भी आपको शेयर कर दूंगा आपके रीडिंग के लिए। तो वो कहता है कि यहाँ पे शो द फोर्स और चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। ये चार्ज Q2 पे फोर्स को साबित करता है किस वजह से Q1 के। और ये ध्यान में रखने के अभी जो मैंने ये केस लिखा है ये रिपल्सिव का लिखा है, मैंने इस वक्त ये अट्रैक्टिव फोर्स का केस नहीं लिखा। अगर मैं रिपल्सिव का लिख रहा हूँ तो उस वक्त जो है ये इस वक्त कंडीशन ट्रू है। देखिए मैंने दोनों में ऊपर नीचे रिपल्सिव का लिखा है। अट्रैक्टिव में जो केस होगा वो चेंज हो जाएगा, वो एक साइन नेगेटिव आ जाएगा तो उस वक्त उसका केस डिफरेंट हो जाएगा। तो ये रिपल्सिव के लिए केस लिखा हुआ है और ये एज इट इज जैसे मैथमेटिकली लिखा है ये इसी तरह वेक्टर फॉर्म में ठीक है। और अगर मैं अट्रैक्टिव के लिए लिखूंगा तो तन में चेंज हो जाएगा। यहाँ तक जो है ना इसको इसी तरह कवर करें। ये हमारा रिपल्सिव के लिए मैंने जैसे लिखा हुआ है ये बिल्कुल वैसे ही आपने लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करें ये जैसे मैंने अभी लिखा हुआ है और इसका इसी तरह से आपने लिखना है। मैं आपको ये शेयर भी करूंगा पेज, तो आपने इसमें बगैर किसी चेंजिंग के इसी तरह एज इट इज लिखना है और ये रिपल्सिव के लिए ठीक है। अब अट्रैक्टिव के लिए अगर इसको चेंज करना है तो उसके दो ऑप्शन हैं। इसको कम्प्लीटली दोबारा से अट्रैक्टिव के लिए आपकी बुक में सॉल्व नहीं किया गया, तो जैसे आपकी बुक में अट्रैक्टिव के लिए एक्सप्लेन किया गया वो वैसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जहाँ तक आपके पास ये दोनों केसेस अगर आप मैथमेटिकली लिखें तो आपको याद होंगे और ये जैसे लिखा हुआ है मैंने जो जो टर्म लिखी हुई है ये इसी तरह आपने याद रखना है। यहाँ पे देखें कि दो स्टेटमेंट्स हैं, एक आर ऑफ 1 2 जो है वो इक्वल टू नेगेटिव साइन आर ऑफ 2 1 के, या आर ऑफ 2 1 इज इक्वल टू नेगेटिव साइन आर ऑफ 1 2 के, ये यूनिट वेक्टर्स हैं। इसी तरह देखा जाए ये दो ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है एफ ऑफ 2 1 इज इक्वल टू नेगेटिव साइन एफ ऑफ 1 2 के, और एफ ऑफ 1 2 इज इक्वल टू नेगेटिव साइन एफ ऑफ 2 1 के। ये तो देखें ये स्टेटमेंट तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये एक दोनों के अपोजिट हैं फोर्सेस, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है। यहाँ पे दोनों ये R1 R2 के R1 2 जो है R2 1 के अपोजिट है, R2 1 R1 2 के अपोजिट है। इसी तरह इन फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये डायग्राम से आपने जो है ना वो समझ जाना चाहिए आपको। तो अब इसमें ये फॉर अट्रैक्टिव क्या करता है कि फॉर अट्रैक्टिव कहता है कि एफ ऑफ 2 1 इक्वल टू होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर अट्रैक्टिव फोर्सेस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब ऊपर जो कुछ लिखा है वो अपने ध्यान में रखते हुए सिर्फ ये चीज याद रखना है कि फॉर अट्रैक्टिव एफ ऑफ 2 1 जो है वो हो जाएगा नेगेटिव के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और ये आर यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, 1 2 होगा जैसे अभी हमने लिखा था। अब एफ ये नेगेटिव अगर इधर शिफ्ट कर दो तो नेगेटिव एफ ऑफ 2 1 इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर यूज होगा और ये आर ऑफ 1 2 यूज होगा। और क्योंकि एफ नेगेटिव एफ ऑफ 2 1 किसके बराबर है, एफ ऑफ 1 2 के इक्वल है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर R1 2 के स्क्वायर। ये वजह थी कि मैंने फॉर अट्रैक्टिव में एफ ऑफ 2 1 की जगह एफ ऑफ 1 2 को यूज किया था। ये मैंने आपके सामने एज इट इज मैथमेटिकली सॉल्व कर दिया है, और इसी तरह मैं एफ ऑफ 1 2 की वजह से भी सॉल्व कर देता हूँ। एफ ऑफ 1 2 जो पहले था हमारे पास, ये भी फॉर अट्रैक्टिव ही है। एफ ऑफ 1 2 किसके ऊपर, नेगेटिव के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था आर 2 1 था, नेगेटिव लग गया। ये इसी तरह एफ ऑफ 1 2 के साथ नेगेटिव आ जाएगा के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अच्छा इसमें मैं ये भी कर सकता हूँ यूनिट वेक्टर चेंज कर दो नेगेटिव साइन को खत्म करने के लिए, तब भी हो सकता है। तो ये एफ ऑफ 2 1 हो जाएगा क्योंकि आपके सामने है नेगेटिव 1 2 जो है वो एफ ऑफ 2 1 के इक्वल होता है। तो ये के अच्छा ये वेक्टर जो है ना आपकी बुक में सिर्फ इतना ही टॉपिक है, इससे आगे वेक्टर का डीलिंग नहीं होती है। आप इससे ना घबराएं कि ये इसमें हम वेक्टर ही पढ़ते रहेंगे।
ये इतनी टॉपिक है, जो मैंने आपके सामने लिख दिया, अगर आपने ये तैयार कर लिया तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा इसके आगे ये वेक्टर में ही है। इससे आगे हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में सॉल्व करते हैं, सिर्फ वेक्टर की फॉर्म में 1 से 2 लाइनों में हम एक्सप्लेन करते हैं। इससे हम उसको इस तरह से वेक्टर के तौर पे इस तरह से और वो यूनिट वेक्टर्स के अलोंग जो है ना नहीं लिखते। तो अभी फ़िलहाल जो है ना आप परेशान ना हो इस चीज़ से। यहाँ तक जो लिख दिया ये आपको समझ आ चुका होगा, ये मैथमेटिकली सॉल्व भी हो चुका होगा, तो इसमें ये इतना ही काफ़ी है। और इसके बाद मैं एक लास्ट थिंग डिफाइन करता हूँ और उसके बाद ये लेक्चर एंड करते हैं। आपके पास लास्ट आइटम ये है कि आपके पास जो कांस्टेंट k है, k is generally expressed in j जो है वो जनरली एक्सप्रेस किया जाता है किस में, टर्म्स ऑफ परमिटिविटी। ऑफ द फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी क्या चीज़ है, ये एक अनदर कांस्टेंट का नाम है जो कि k के साथ सिर्फ एक k के साथ जो है रिलेशनशिप रखता है, और वो क्या रखता है, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी k के साथ 4 पाई मल्टीप्लाई कर दें और उसको 1 ओवर डिवाइड कर दें, यानी एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा 1/4 पाई के। ये वैल्यू पुट करें, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकल आ जाएगी। तो हम के जो की वैल्यू जो है वो किस फॉर्म में लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू में लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ के किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम जो है ना एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है वो लिख लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है जो फाइंड किया है इसको के साथ के की वैल्यू से, वो 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, और इसका यूनिट क्योंकि ये के जो है वो ई के अगेंस्ट रेसिप्रोकल है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। ये इसकी यूनिट है, ये इसकी वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की, और इसका नाम है, ये एक अनदर कांस्टेंट है और ये है परमिटिविटी। यहाँ तक जो है ना आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम कूलम लॉ इन मटेरियल मीडिया पढ़ेंगे और उसमें परमिटिविटी मजीद एक्सप्लेन हो जाएगा कि परमिटिविटी क्या चीज़ है। अच्छा चले, तो शायद कह रहा तेज पढ़ाया, चलो मैं ज़रा आहिस्ता से बताता हूँ। कांस्टेंट के जो है वो हमने इन टर्म्स ऑफ अनदर कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट जो है ना वो लिखना है। तो के लिए हमने क्या दिया कि के जो है वो इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। तो अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1/4 पाई के। तो इसमें के की वैल्यू पुट करें और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता लग जाएगी। अब एप्सिलॉन नॉट जो है वो आपके पास किस चीज़ करके किस चीज़ को कहा जाता है, ये एक अनदर कांस्टेंट जैसा कि एक कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन नॉट का नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो हमारे पास ये निकलेगी, यानी के की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको निकलेगी 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12, एंड सी का ये जो हमारे पास यूनिट आएगा वो के का रेसिप्रोकल आएगा, क्योंकि के जो है वो के और ई जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ रहे हैं। तो हम जो है इसका यूनिट लिख देंगे और ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यूनिट आ जाएगा। अब मजीद परमिटिविटी के बारे में इससे अगले चैप्टर में कूलम लॉ इन मटेरियल मीडिया में डिटेल से डिस्कस होगा कि परमिटिविटी क्या चीज़ होती है। तो यहाँ तक जो है ना वो हमारा वेक्टर फॉर्म एंड परमिटिविटी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका कंप्लीट हो जाता है, और वेक्टर फॉर्म दोनों मेथड में मैंने बता दिए।